हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेयस और क्या आप भी उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और दम पर अपनी ज़िंदगी बदल दी? अगर हाँ, तो बने रहे हमारे साथ। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है उस शख्स का जिन्होंने लोगों को कॉफ़ी से प्यार करना सिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टारबक्स के सीईओ होवार्ड शुल्ट्ज़ के बारे में। दोस्तों, होवार्ड्स का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके माता और पिता जो भी काम करते उनसे बस उनका घर ही चल जाता। लेकिन ज़िंदगी ने होवार्ड के लिए इससे भी ज़्यादा संघर्ष तैयार रखे थे। होवार्ड के पिता का एक एक्सीडेंट में पैर चला गया। इसी की वजह से उनकी नौकरी भी चली गई। इसीलिए होवार्ड ने 12 साल की उम्र से ही काम करना चालू किया। वो न्यूज़पेपर डिलीवरी किया करते और कैफ़े में वेटर के तौर पर भी काम किया करते। लेकिन होवार्ड के सपने बहुत बड़े थे। उन्हें ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा हासिल करना था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और कुछ ही दिनों में उन्हें स्टारबक्स में मार्केटिंग डायरेक्टर की नौकरी मिल गई। स्टारबक्स तभी एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप ही थी जहां कॉफ़ी बीन्स बिका करते थे। होवर्ड को इसी कॉफ़ी शॉप की तरफ से काम के सिलसिले में इटली जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने देखा कि कॉफ़ी के लिए प्रॉपर कैफ़ेज है जहाँ लोग अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बिजनेस मीटिंग्स करते हैं। वापस आने के बाद उन्होंने कॉफ़ी शॉप के ओनर्स को ये बात शेयर की कि क्यों ना हम स्टारबक्स को भी कैफ़े में ट्रांसफॉर्म करें। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद की कॉफ़ी शॉप खोलने का फैसला किया। लेकिन उनके सामने अब पैसों की समस्या थी। हालांकि एक डॉक्टर ने उनकी मदद की और उन्होंने खुद का एक कॉफ़ी कैफ़े खोल लिया। जैसे उन्होंने सोचा वैसे ही हुआ और उन्हें प्रॉफिट होता चला गया। बाद में स्टारबक्स के ओनर्स ने अपना पूरा ध्यान कॉफ़ी बीन्स पर ही लगा लिया था। इसलिए उन्होंने कैफ़े होवर्ड को $3.8 मिलियन में बेच दी। हालांकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टर्स की हेल्प से कैफ़े को खरीद लिया था। और जैसे उन्होंने सोचा वैसे ही हुआ। स्टारबक्स आसमान की ऊंचाइयों को छूता गया और इसी के चलते होवर्ड ने और ब्रांचेस खोल लिए। 77 कंट्रीज में 30,000 ब्रांचेस के साथ होवर्ड ने $3.7 बिलियन कमाए। तो ये थी स्टारबक्स की कहानी, जहां पर एक एम्प्लॉय ने ही कंपनी को खरीद के उसे पॉपुलर बनाया। इस लिस्ट के अगले शख्स को तो आप टाइटैनिक में जैक के रोल के नाम से जानते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो दी कैप्रियो के बारे में। मात्र 1 साल के थे जब उनके माता पिता डाइवोर्स्ड हो गए। वो एक ऐसे सराउंडिंग्स में पले बढ़े जहाँ उनके आसपास क्रिमिनल्स और ड्रग एडिक्ट्स जैसे लोग रहते थे। ये सब देखकर उन्हें भी ऐसी ही आदतें लग गई और इसके लिए उन्हें स्कूल में भी बहुत पीटा गया था। इस सब से तंग आकर उन्होंने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। लियोनार्डो को अपने एक्टिंग टैलेंट के बारे में पता था और उन्होंने अपना पूरा ध्यान एक्टिंग पर केंद्रित करने का सोचा। मेहनत करते गए, ऑडिशंस देते गए और उन्हें कई टीवी एड्स में आने का मौका मिल गया। लेकिन उनकी लाइफ ने टर्न तो तब लिया जब उन्हें टाइटैनिक में रोल मिला। टाइटैनिक पहली ऐसी फिल्म थी जिसने $1 बिलियन के माइलस्टोन को छुआ था। उसके बाद क्या था फिर, एक से एक बढ़िया फिल्में जैसे कि इंसेप्शन, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट उन्होंने दी। उनकी सक्सेस ने दुनिया को ये सिखा दिया कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर सर्कमस्टेंसेस, क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, डोंट वेट फॉर वन। इसी थॉट को ध्यान में रख के चलते हैं लिस्ट के अगले शख्स की तरफ, जिन्होंने मात्र लेखन करके ही $1 बिलियन कमा लिए। हम बात कर रहे हैं हैरी पॉटर सीरीज़ के ऑथर J.K. रोलिंग्स के बारे में। उन्हें बचपन से ही कहानियाँ लिखने का बड़ा शौक था। 25 साल की उम्र में उन्होंने हैरी पॉटर को लिखना शुरू किया था, लेकिन जल्द ही उनकी माँ का निधन हो गया। 1992 में वो पोर्तुगल शिफ्ट हो गई और वहाँ उन्होंने जल्द ही शादी कर ली। लेकिन उनकी शादी ज़्यादा टिकी नहीं और 13 महीने बाद ही उनका डाइवोर्स हो गया। रॉलिंग्स ने अपना पूरा समय हैरी पॉटर को लिखने में बिताया। उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी और इसी के चलते वो डिप्रेशन में थी। एक बार को तो उन्हें सुसाइड का भी ख्याल आया। तो क्या उनकी लाइफ बदली? उन्होंने हैरी पॉटर को कंप्लीट किया, लेकिन उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो 90,000 वर्ड्स की नॉवल को फ़ोटोकॉपी करा सके। तो उन्होंने मैन्युअली सारी कॉपीज़ टाइप करी और पब्लिशर्स को दी। लेकिन सारे पब्लिशर्स ने उनकी बुक को रिजेक्ट कर दिया। उनको कॉन्फिडेंस गिरता चला गया और तभी पब्लिशिंग हाउस इन लंदन ने उनकी बुक को एक चांस दिया। और क्या हिट रही वो बुक। 450 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ बेचकर दुनिया की नंबर 1 सेलिंग बुक की सीरीज़ बनी। आगे चल के इनकी बुक पर मूवीज़ भी बनाई गई। तो जॉबलेस से वर्ल्ड्स बेस्ट ऑथर होने तक का इनका सफ़र कैसा लगा आपको?
कमेंट करें नीचे। इसी के साथ लिस्ट में अगले वो शख्स है जिन्होंने मात्र 29 ईयर्स की एज में 4 ग्रैमी अवार्ड्स जीते। हम बात कर रहे हैं एडवर्ड शीरन की। तो ये कहानी शुरू होती है फरवरी 17, 1991 यूके से, जहाँ पर एडवर्ड बॉर्न हुए थे। छोटी उम्र से ही गिटार और म्यूज़िक में बड़ी रुचि थी उनकी हकलाने की आदत की वजह से स्कूल में उनके ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाए। छोटी उम्र में ही बड़ा चश्मा और उनके लाल बालों की वजह से उन्हें स्कूल में सारे बच्चे चिढ़ाते रहते। लेकिन एक दिन उनके पिता ने उन्हें एमिनेम के गानों की सीडी लाकर दी। एमिनेम के रैप सुनकर शीरन इसी सोच में पड़ गए कि इतनी स्पीड से कोई कैसे बोल सकता है। एमिनेम के रैप्स और स्पीच थेरेपी की वजह से शीरन ने अपनी हकलाने की आदत को ठीक किया। उन्होंने प्रोफेशनल म्यूजिक स्कूल्स में म्यूजिक को स्टडी किया और 2008 में वह लंदन आ गए। वो म्यूजिक में अपने करियर को लेकर काफ़ी मोटिवेटेड थे। 2010 में लॉस एंजलिस में परफॉर्म करते हुए एक्टर जेमी फॉक्स ने उन्हें देखा। वह उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शीरन को अपना म्यूजिक स्टूडियो रिकॉर्ड करने के लिए दे दिया। वो मेहनत करते गए, उनकी काफ़ी सॉन्ग्स भी रिलीज़ की गई, लेकिन उन्हें रियल सक्सेस तो तब मिली जब उनकी एल्बम प्लस रिलीज़ की गई। मात्र 6 महीने में प्लस की 10 लाख कॉपियाँ बिक गई। आगे चल के उन्होंने 2014 में मल्टीप्लाई एल्बम रिलीज़ की और लोगों ने उसे भी काफ़ी पसंद किया। इसके लिए उन्हें 2 ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले। 2017 में उनकी डिवाइड एल्बम का सॉन्ग शेप ऑफ यू इतना फेमस हुआ कि यूट्यूब पर 4.8 बिलियन व्यूज़ के साथ सबसे ज़्यादा सुना हुआ सॉन्ग है। शेप ऑफ यू के लिए भी उन्हें ग्रैमी अवार्ड्स मिला। हकला के बोलने से लेकर 4 ग्रैमी अवार्ड्स जीतकर दुनिया के सबसे बड़े सिंगर्स में से एक बनना, ये थी एडवर्ड शीरन की कहानी। अगली कहानी एक ऐसे इंसान की है जिन्होंने अपने बॉक्सिंग के चलते पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक टायसन की, जिनका जन्म 1966 ब्रुकलिन यूएसए में हुआ था। 2 साल की उम्र के थे जब उनके पिता घर छोड़कर चले गए थे। पैसों की कमी के कारण इनका परिवार ब्राउन्सविला नाम के शहर में शिफ्ट हो गया। टायसन काफ़ी शर्मीले थे और उनकी तोतला बोलने की बीमारी के कारण काफ़ी बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। लेकिन माइक अन्य बच्चों की तरह रोना छोड़कर सीधा जाकर उन बच्चों के मुंह फोड़ देते थे। इसी के चलते माइक को 13 साल की उम्र में 38 बार जेल जाना पड़ा। बिग नंबर, राइट? इसीलिए उन्हें न्यूयॉर्क में एक रिफॉर्मरी स्कूल में भेज दिया गया। वह उनकी मुलाकात बॉब स्टीवर्ट नाम के एक काउंसिलर से हुई, जो एक बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुके थे। तभी से उनकी रुचि बॉक्सिंग में बढ़ने लगी। बॉब स्टीवर्ट ने उन्हें कुछ महीनों तक ट्रेन किया और फिर उनकी मुलाकात द लेजेंडरी बॉक्सिंग मैनेजर कस डी एमेटो से कराई। उन्होंने ही माइक को मोटिवेट किया कि अगर वो मेहनत करे तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बन सकते हैं। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया और 1981 और 1982 में जूनियर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते। यहीं से उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग में कदम रखा और करियर के पहले ही साल में 15 में से 15 मैचेस में जीत हासिल की। यहाँ से जीत का सिलसिला चालू हुआ और नवंबर 1986 में ट्रेवर बेरबिक को हराकर 20 साल की उम्र में माइक यंगेस्ट हेवीवेट चैंपियन बन गए। लेकिन पत्नी और अपने मैनेजर से धोखा खाने के बाद माइक डिप्रेशन में चले गए। पत्नी के साथ डाइवोर्स होने के बाद माइक अपना समय गर्लफ्रेंड्स के साथ बिताने लगे। माइक की गर्लफ्रेंड ने उन पर रेप केस का आरोप लगाया और वो कोर्ट में यह गलत साबित नहीं कर पाए। उन्हें 6 साल की जेल हो गई, लेकिन उनके अच्छे चाल चलन की वजह से उन्हें 3 साल में ही रिहा कर दिया गया। 1995 में उन्होंने अपनी मेहनत की दम पर कमबैक किया और वापस हेवीवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। आगे चल के उनकी फाइट होलीफील्ड नाम के कंटेस्टेंट के साथ हुई, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी घटना हुई जो पूरी बॉक्सिंग इंडस्ट्री के लिए शर्मनाक थी। माइक ने बॉक्सिंग मैच के दौरान होलीफील्ड के कान को ही चबा डाला। माइक को बॉक्सिंग से 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। बैन हटने के बाद उन्होंने कमबैक करना चाहा, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए। 2005 में बॉक्सिंग से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने मूवीज़ में अपना हाथ आजमाया। द हैंगओवर, वन नाइट इन वेगस, द मैन इनसाइड, ब्लैक एंड वाइट जैसी बड़ी फिल्में भी उन्होंने दी और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। तो ये थी द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट, माइक टायसन की कहानी। आपकी क्या विचार है इन सब की कहानी को लेकर? नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।